हेलो बच्चों, मैं चाणक्य परिवार से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है मैट्रिकुलेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर आज बात करेंगे। मैट्रिकुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है, वो है साइंस। और साइंस में भी अगर सबसे महत्वपूर्ण माना जाए मेरे विचार से तो वो है फिजिक्स अर्थात भौतिकी। तो भौतिकी जो कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसकी जानकारी होना प्रत्येक बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। विशेषकर वे बच्चे जो भविष्य में अपना कैरियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। कई बच्चों को ये विषय बड़ा कठिन लगता है, इसीलिए क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी सही से नहीं दी जाती है। उन्हें सही जगह से जानकारी नहीं मिलने के कारण उन्हें साइंस से एक बेमतलब का डर भय उत्पन्न हो जाता है। वो चाह करके भी अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनको हमेशा इस विषय का डर रहता है कि साइंस एक कठिन विषय है। अंततः वो अपने जीवन में एक गलत भ्रम के शिकार होने के कारण अपने जो होना चाहिए, उनको भविष्य में बनना चाहिए, वो नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इन नोट्स के माध्यम से आपको साइंस में इंटरेस्ट जगाऊंगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को रख सकते हैं, ताकि मैं वीडियो के मार्फत से आपको उनका समाधान दे सकूं। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं इस विषय पर बता दूं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के विषय में बता दूं कि सिलेबस आप लोगों को मैट्रिक में जो है वो 80 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, जिसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो सभी विषय हैं, लेकिन फिजिक्स में बच्चों को कठिनाई तब होती है जब उनको फार्मूला वगैरह देखने में समझने में परेशानी होती है। तो मैं इन नोट्स के माध्यम से आपको हर एक चीज़ पर बात करूँगा। तो आज फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश चैप्टर से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न ही बनता है, चूँकि चैप्टर का नाम भी है प्रकाश क्या है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश वह बाहरी भौतिकी कारण है जिसे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। निश्चित रूप से आप समझेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आज जो लाइट है वह एक प्रकार का मैग्नेटिक जो है ना करंट है, जो हम लोगों को हर तरह की जो है सुविधाएं और टेक्नोलॉजी से जो है परिपूर्ण बनाता है। इतना ही नहीं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। और हम लोग किसी भी वस्तु को जो देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं तो वो प्रकाश है। बगैर प्रकाश का शायद पॉसिबल नहीं होता कि ये दुनिया हम लोगों को दिख पाती। भले ही हम लोग अभी नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट को हम लोग अपने हिसाब से जज करते हैं, लेकिन जब से पृथ्वी बनी है उस समय से नेचुरल लाइट के रूप में हम लोगों को सूर्य का प्रकाश अवश्य मिला है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और देखने की अनुभूति प्राप्त करती है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश वह बाहरी भौतिकी कारण है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छाया क्या है? शैडो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं SHADOW। छाया क्या है? प्रकाश अपने पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता, इसलिए वह एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण करता है, जिन्हें हम छाया कहते हैं। आप समझेंगे छाया क्या है। आप लोग सभी देखे होंगे कि जब आप सूर्य के प्रकाश के जो है प्रकाश को अगर घेरने का प्रयास, छेकने का प्रयास करेंगे, उसको ढकने का प्रयास करेंगे, तो एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से पार नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है कि उसके अगल बगल से गुजर जाता है। परिणाम क्या हो जाता है कि वह एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे ही हम लोग छाया कहते हैं। जैसे सपोज करें कि आप जो है एक आज घर में बैठ करके एक प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। खैर अनुभव तो ज़रूर किए होंगे, लेकिन एक बार फिर से महसूस कर सकते हैं कि एक टॉर्च का लाइट या बल्ब के लाइट के सामने जो है एक पेंसिल को रख देंगे, तो पेंसिल चूँकि अपारदर्शी वस्तु है तो उससे जो है प्रकाश गुजर नहीं पाती है। तो परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। वो जो अंधेरे क्षेत्र का निर्माण करता है उसी को छाया करते हैं। तो बड़ा आसान सा उत्तर है, छाया क्या है? तो प्रकाश अपने पथ पर जब अपारदर्शी वस्तुओं को
से नहीं गुजर पाती है तो उससे एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आत्मदीप्त या अदीप्त और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ ल्यूमिनियस कहते हैं। आत्म मतलब होता है सेल्फ, दीप्त मतलब होता है ल्यूमिनियस। तो सेल्फ ल्यूमिनियस पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। अदीप्त का बात करते हैं तो नॉन ल्यूमिनियस, यानी वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनियस यानी अदीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अदीप्त पदार्थ दिखाई नहीं देते, वो दिखाई देते हैं लेकिन वे उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे रात में चंद्रमा को आप चमकते हुए देखेंगे तो आप महसूस करते होंगे कि उससे प्रकाश आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक जो है पथरीला, एक भूमि नुमा जो है उपग्रह है, जिस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम लोगों को महसूस होता है कि उसमें भी प्रकाश निकलती है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास, चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे घर में रखे टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि को भी अगर अंधेरे में छोड़ देंगे तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसी प्रकार चंद्रमा भी है। तो ये सभी अदीप्त पदार्थ हैं। नंबर चौथा प्रश्न की बात करें, किरण क्या है? तो किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता है तो वो जो रास्ता होता है, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो है तीर का निशान है, तो ये जो तीर का निशान है, ये जो आप महसूस कर रहे हैं, ये देखिए तीर का जो निशान है, यही क्या कहलाता है? किरण। या फिर अगर कोई वस्तु इधर से ऐसे जाएगी तो ये किरण हो जाएगा, इस तरह से जाए तो वो किरण हो जाएगा। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज को अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे किरणें आएंगी, जैसे कि अगर सपोज करो कि मेरे पास 20 कलमों का गुच्छा है, तो बंच ऑफ पेन्स मतलब बहुत सारा पेन है, तो उसी प्रकार जो है अगर कई प्रकाश की किरणें एक साथ जब मौजूद होती है तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। एक समांतर प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। समानांतर का अर्थ होता है कि जब जैसे ये सभी देख रहे हैं कि हम लोग इनके बीच का अंतर जो है वो बराबर है, इसीलिए इस प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। अब हम लोग बात करते हैं क्या? तो अभिसारी प्रकाश पुंज का। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से मिलती है उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु है और इससे ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया और सब जाकर के इस पॉइंट पर जाकर के मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी। और इसी के बाद आता है अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे ये उसको अंग्रेजी में डाइवर्जेंट कहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि सब एक बिंदु से जस्ट उसका उल्टा होता है। अभिसारी का उल्टा अपसारी होता है। तो अपसारी में क्या होता है कि एक ही किरण से सभी प्रकाश पुंज जो है बाहर निकलती है, तो इसी को क्या कहेंगे? अपसारी। डाइवर्जेंट एक होता है कि एक बिंदु पर आती है और एक होता है क्या कि एक बिंदु से अलग अलग जगह पर जाती है। हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम को अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। कहा जाता है वह क्षेत्र जिससे निकलकर आँख तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जिससे प्रकाश निकल करके हमारी आँखों तक पहुंचती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जैसे सपोज करें कि हम लोग टॉर्च जलाए, तो टॉर्च से क्या हुआ कि हवाओं को चीरते हुए हमारे आंखों तक उसकी रोशनी मिली, या सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वातावरण से, जो हमारे आसपास के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उससे गुजरते हुए वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो इसलिए वह भी क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी यानी कि होमोजेनियस। समांगी माध्यम में
के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट बराबर होते हैं, जैसे जल और कांच। उसी प्रकार विषमांगी का बात करते हैं तो विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं, जैसे हवा और ताप। ये सभी में क्या होता है कि प्रकाश जो है ये क्या कहलाता है, माध्यम। तो विषमांगी वैसे एक्चुअल में समझना ये है कि माध्यम क्या होता है। माध्यम का अर्थ होता है कि जैसे प्रकाश गुजरे उसी को कहा जाता है माध्यम। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, कहा जाता है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से निकलती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिससे प्रकाश पूरी तरह से निकल जाती है, आर से पार हो जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पारदर्शी। जैसे हवा, अगर हम लोग कोई भी टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो हवा से एक जगह से प्रकाश तुरंत पूरी तरह से वापस चली जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ। इसी का जस्ट उल्टा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी जिन पदार्थों से होकर के प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती है, उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते। तो अपारदर्शी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, दीवार इत्यादि। ये सभी क्या हुआ कि इससे प्रकाश जो है आर या पार नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ। आप अगर टॉर्च को जो है दीवार के उस पार से कोई वस्तु को अगर देखना होता है तो हम लोग टॉर्च जलाते हैं और एक साइड में दीवार है, तो उससे होकर के प्रकाश चूँकि आर पार नहीं हो पाती, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी मतलब आप समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश सीधा सीधे नहीं निकलता है, उसी को। पारभासी क्या हो गया कि वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश थोड़ा थोड़ा यानी अंशतः, यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार निकल सकती है, तो उसी को कहा जाता है क्या, ट्रांसलूसेंट या फिर पारभासी पदार्थ। जैसे आपने सुना होगा घिसा हुआ कांच, आप देखे होंगे घिसा हुआ कांच में क्या होता है कि आप जैसे देखेंगे तो धुंधली धुंधली सी कोई चीज़ें तो दिखेंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई चीज़ जो उस पार में है वो नहीं दिख पाएंगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वह क्या है, पारभासी पदार्थ। या फिर आप कोई कागज़ लें, उसमें तेल लगा लें और तेल लगा करके आप जो है किसी वस्तु को उस पार से झाँकें, तो आप महसूस करेंगे कि वो वस्तु जो है आकृति दिखेगी कि ये लंबी चौड़ी, दुबली पतली, या छोटी बड़ी, या झाड़ी है या फिर फूल है इत्यादि। ये समझ में तो ज़रूर आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि वो वास्तव में दिखता कैसा है, वो लाल है, पीला है, हरा है, काला है, स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पारभासी पदार्थ। तो हम लोगों ने 7 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब अगले 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहा जाता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जब किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, परावर्तन। मतलब जब प्रकाश, हम कोई भी चीज़ को कहीं से, जैसे एक दीवार है, दीवार पर हमने जो है एक गेंद से जो है प्रहार किया और गेंद जो है क्या होता है, उसकी दीवार से टकरा कर वापस चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई प्रकाश या टॉर्च की लाइट या कोई भी वस्तु पर जब पड़ती है, विशेषकर कांच पर, तो क्या होता है कि वो वापस जो है पुनः जो है आ जाती है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित होती है। इसे परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। जैसे आपने चित्र में भी देखा कि क्या होता है कि ये कांच का सतह है और इससे इस तरह का, ये कांच का सतह है और इससे प्रकाश आई और ये गई, तो ये आपतन और ये परावर्तन। ये फिर क्या हो गया, अभिलंब। तो इसी को कहा जाता है अनियमित परावर्तन। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन का, यानी इर्रेगुलर। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसमें अनियमित परावर्तन होता है, उसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई रुखड़ी है और उस पर प्रकाश पड़ा तो क्या हो जाता है, जैसे ये एक रुखड़ा कोई कांच है, उस पर प्रकाश पड़ा तो कभी ये इधर बिखरे, कभी उधर गया, कभी उधर गया, तो इससे क्या हो जाता है कि नियमित रूप से पड़ नहीं पाता, इसलिए इसका नाम ही दिया गया है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, आज मैंने
कुल 8 प्रश्नों को आपके बीच रखा और इन 8 प्रश्नों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को ढंग से सुने होंगे तो उनको सुनिए, उसको याद कीजिए और